आज के हमारे इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम देखेंगे कि न्यूज में क्यों था। बिसाइड्स उस 13th अमेंडमेंट के जो इंडिया श्रीलंका का बाइलेटरल रिलेशन ओवरऑल बाइलेटरल रिलेशन है, हम उस पे देखेंगे कि इंडिया और श्रीलंका के बाइलेटरल रिलेशंस कैसे इवॉल्व हुए और मॉडर्न टाइम्स में कैसे हैं। फर्दर 13th अमेंडमेंट की अंडरस्टैंडिंग से पहले जो सिविल वॉर श्रीलंका में हुआ था, 3 डिकेड्स में 30 सालों तक जो है सिविल वॉर हुआ, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि उसके क्या रीजंस और कॉजेस थे। फिर हम 13th अमेंडमेंट पे डिस्कस करेंगे कि किसकी वजह से साइन हुआ था, किन कौन कौन से इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें इंडिया का क्या रोल है, और ये जो भी 13th अमेंडमेंट किस एकॉर्ड के थ्रू जो है डिजाइन किया गया था, उसके क्लॉजेस क्या थे, एंड बियॉन्ड दैट क्लॉजेस जब भी इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ तो क्या इश्यूज और कंसर्न्स थे रिलेटेड टू 13th अमेंडमेंट, हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एंड इन द एंड हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों रेलेवेंट है, और पास्ट ईयर में बी इट प्रीलिम्स या मेंस क्या क्या क्वेश्चंस यूपीएससी या स्टेट पीसेस जैसे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बिफोर प्रोसीडिंग टू द कोर पार्ट ऑफ द डिस्कशन, हम एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बाइलेटरल रिलेशंस कैसे हैं, इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इन दोनों कंट्रीज की कहां पे है, और हिस्टोरिकली इनके रिलेशनशिप कैसे रहे हैं। तो ज्योग्राफिकली वी कैन सी कि श्रीलंका जो है इंडियन ओशन में एक आइलैंड नेशन है, जो कि मेन लैंड ऑफ इंडिया से है एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर जो है दैट इज पाक स्टेट, पाक बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेटेड है। अब ये स्ट्रेट बेसिक ज्योग्राफी में कि स्ट्रेट जो है एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है जो दो बड़ी लैंड मासेस को सेपरेट करता है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। और ये पाक टर्म जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के फॉर्मर गवर्नर थे जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में मद्रास प्रेसिडेंसी पे रूल करते थे, उनके नाम पे ये जो है पाक स्टेट पड़ा हुआ है। तो नॉर्थ से साउथ यू कैन सी कि दिस नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर जो है ये इंडिया और श्रीलंका को जो है सेपरेट करता है। दोस्तों, ये लोकेशन रामेश्वरम एडम्स ब्रिज का जो डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं, जिसे हम राम सेतु अपने रिलीजियस माइथोलॉजीज में देखते हैं, वो यहाँ पे लोकेटेड है। तो दिस इज इन ब्रीफ ये इंडिया और श्रीलंका का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है। अब हम बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका के हिस्टोरिकल रिलेशनशिप के। इंडिया और श्रीलंका का जो रिलेशनशिप है वो क्वाइट थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड है, यानी कि अगर हम रामायण माइथोलॉजी की बात करें तो उसमें भी श्रीलंका का डिस्क्रिप्शन और मेंशनिंग है। एंड बिसाइड्स दैट 2000 सालों पहले 3rd सेंचुरी बीसी में जब मौर्यन डायनेस्टी रूल कर रही थी इंडिया पे, तो मौर्यन डायनेस्टी के एक प्रोमिनेंट रूलर थे किंग अशोक, जो कि कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज्म रिलीजन को जो है एम्ब्रेस कर लेते हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड यानी कि एशियन सब कॉन्टिनेंट पे जो है बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करते हैं। उन्हीं की बेटी संघमित्रा और उनके बेटे महेंद्र जो है वो श्रीलंका आते हैं ताकि वो बुद्धिज्म का जो धामा का जो कोर प्रिंसिपल है उसको जो है प्रमोट कर सके। तो यू कैन सी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बुद्धिज्म क्वाइट इंपॉर्टेंट है, और ये 2000 सालों पहले से ये डेवलपमेंट होती आ रही है। लेटर जब हम हिस्टोरिकली और डेवलपमेंट्स के बारे में देखते हैं तो 2nd सेंचुरी बीसी में चोला डायनेस्टी जो है सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया पे जो है रूल कर रही थी। और चोला डायनेस्टी एज वी नो कि अपने नेवल पावर्स के लिए बहुत जानी जाती थी, बहुत प्रोमिनेंट थी। और चोला डायनेस्टी न सिर्फ श्रीलंका बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज लोकेटेड है उनके साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन रखी हुई थी। तो चोला डायनेस्टी जब सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया से श्रीलंका ट्रेड के लिए आती थी तो अपने साथ तमिलियन रीजन के बहुत सारे नेटिव्स को भी लेके आई, जो कि श्रीलंका के जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द प्रोविंस है वहां आके रिसाइड कर गए। अब ये डेवलपमेंट्स 2000 सालों पहले हुई, और क्योंकि ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी तो ये जो तमिलियंस थे जो श्रीलंका माइग्रेट करके आए वो अब जो है वन ऑफ द रिचेस्ट और वन ऑफ द प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज ऑफ द श्रीलंका में कंसिडर होते हैं। और इन्हीं तमिलियंस को जो है हम श्रीलंकाई तमिल्स बोलते हैं, जो कि 2nd हाईएस्ट मेजॉरिटी ऑफ द श्रीलंका है। यू कैन सी कि हिस्टोरिकली इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन कैसे 2000 सालों पहले से शुरू हो चुके थे। एंड बिसाइड्स दैट मॉडर्न डे में कॉमनैलिटी इंडिया और श्रीलंका में अगर देखी जाए तो दोनों जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का हिस्सा थी। और ब्रिटिशर्स जब इंडिया में कॉलोनियल रूल कर रहे थे तो उनका जो एक कमर्शियल इंटरेस्ट था वो था कमर्शियल
क्रॉप्स की प्रोडक्शन और उनसे रिलेटेड टी और कॉफी का प्रोडक्शन। और क्योंकि श्रीलंका जो है एक सूटेबल जोग्राफिकल लोकेशन था टी और कॉफी की प्रोडक्शन के लिए, तो ब्रिटिशर्स जो है तमिलनाडु के रीजन से बहुत सारे पीजेंट्स और मजदूर को जो है श्रीलंका लेके आते हैं ताकि कॉफी और टी का प्लांटेशन कर सके। और जैसे ये पीजेंट श्रीलंका में आते हैं तो वो लेटर इन द स्टेट्स श्रीलंका में रिसाइड करने लग जाते हैं, और उन्हीं तमिलियंस को जो है हम इंडियन तमिल बोलते हैं। अब श्रीलंकाई तमिल जहां पे एक प्रॉस्पेरस कम्युनिटी थी, ये इंडियन तमिल्स जो कि एक पीजेंट से इतने प्रॉस्पेरस नहीं थे, और ये जो है यू कैन सी कि इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द श्रीलंका में रिसाइड करते हैं। तो दीज आर द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस। बिसाइड्स दैट अगर हम मॉडर्न टाइम डेवलपमेंट्स में देखें तो क्योंकि श्रीलंका इंडियन ओशन में लोकेटेड है, तो एक क्वाइट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे श्रीलंका बेस्ड है। रीजन बीइंग कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड, सी ट्रेड जो हो रहे आज के टाइम पे हो रहे होते हैं, श्रीलंका उस पे जो है एक इंपॉर्टेंट सी लेन पे बसा हुआ है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो है इंटरनेशनल ट्रेड पे सर्व करता है। और इसी इनिशिएटिव को, इसी ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लॉइट करने के लिए चाइना का जो इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना के हिसाब से फिर जो है श्रीलंका एक प्रोमिनेंट लोकेशन हो जाता है। एंड बिसाइड्स इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न भी हो जाता है अगर चाइना की प्रेजेंस श्रीलंका में यहाँ इंडियन ओशन में होती है, राइट। बिसाइड्स अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है, जिसमें श्रीलंका को इंडिया से इस ट्रेड एग्रीमेंट से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और इंडिया जो है श्रीलंका का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। और डिफेंस इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में रेगुलर बेसिस पे मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइजेस होते रहते हैं, जिनको हम मित्र शक्ति और स्लीनेक्स के नाम से जानते हैं। एंड फर्दर कुछ इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बिम्स्टेक और सार्क में दोनों ही कंट्रीज की मेंबरशिप है, और साउथ एशियन रीजन में इनका जो है कॉपरेशन जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन और इशू है। अब ये तो सारे जो है एक नॉबल रिलेशन जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है इन दोनों के रिलेशनशिप में जो पिछले 10-20 सालों में रहा है, वो है कुछ ऐसा है कि फिशरमैन, अब क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया और श्रीलंका, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहां पे भी कोस्टल स्टेट्स जो लोकेटेड हैं, वहां के नेटिव्स जो है फिशिंग अपना करते हैं। तो क्योंकि कंटिग्यूअस वाटर जोन है दोनों ही कंट्रीज की बाउंड्री में, तो यहाँ के फिशरमैन जब फिशिंग करते हुए कहीं ना कहीं अगर वाटर बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, तो श्रीलंका अपॉन द इशू ऑफ सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी जो है इंडियन फिशरमैन को या तो मार देती है, और सिमिलर केसेस अगर श्रीलंका के फिशरमैन इंडियन वाटर्स में आ जाते हैं तो उनको भी मार दिया जाता है। तो बाइलेटरल रिलेशनशिप में एक किलिंग ऑफ फिशरमैन जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और दूसरा, जैसे मैंने डिस्कस किया कि श्रीलंका जो है एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड रूट, इंटरनेशनल सी ट्रेड रूट पे जो है सिचुएटेड है। तो चाइना का प्रेजेंस जो है श्रीलंका में डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वाइट कंसर्न इशू है चाइना का उसके नेबरिंग या उसके विसिनिटी पे सिचुएटेड होना। एंड इन द एंड जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन 13 अमेंडमेंट से रिलेटेड है, वो भी जो है कंसर्न्स ऑफ श्रीलंकाई तमिल्स है। तो हम आज के इस डिस्कशन में यही देखेंगे कि ये श्रीलंकाई तमिल्स का कंसर्न क्या है और 13th अमेंडमेंट इस इशू से रिलेटेड क्या है। अब दोस्तों, श्रीलंकाई तमिल्स के कंसर्न को समझने के लिए और श्रीलंका में जो 30 साल तक सिविल वॉर हुई उसको समझने से पहले हमें जो है श्रीलंका की एथनिक पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन समझना बहुत ही जरूरी है। तो एज यू कैन सी इन द मैप कि जो श्रीलंका की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो सिन्हलीज ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। एंड दो अदर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, दैट इज श्रीलंकाई तमिल्स और इंडियन तमिल्स, ये जो है यू कैन सी कि श्रीलंकाई तमिल्स नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में रिसाइड करती हैं, और जो इंडियन तमिल्स है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द श्रीलंका में रिसाइड करती हैं। तो हिस्टोरिकली मैंने इनका लोकेशन बताया था कि श्रीलंकाई तमिल्स जो हैं जनरली चोलास जो थे उनके साथ सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया के जो चोला रूलर्स थे उनके साथ जो ट्रेडर्स श्रीलंका में ट्रेड करने के लिए आते हैं वो श्रीलंका की नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द टेरिटरी में रिसाइड करने लग जाते हैं,
और ये श्रीलंका की वन ऑफ द प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज में से एक है, दे आर वेल एजुकेटेड। एंड बिसाइड्स इंडियन तमिल्स, जो कि लेटर इन द स्टेज, अभी 100-200 सालों पहले जब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था, तो जो तमिलियन पीजेंट्स थे, वो ब्रिटिशर्स इन्हीं तमिलियन पीजेंट्स को तो श्रीलंका में टी और कॉफी प्लांटेशन के लिए लेके आते हैं। तो ये कम्युनिटी क्वाइट अंडर प्रिविलेज थी, क्योंकि पीजेंट्स तो पुअर थी, राइट। अब क्योंकि इन पीजेंट्स को जो है ब्रिटिशर्स लेके आते हैं, तो ब्रिटिशर्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन इंडियन तमिल्स को एजुकेशन, इनकी सिविक एमिनिटीज पे फोकस रखते हैं, राइट। तो अब यही पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है इस सिन्हालिस ग्रुप और इन तमिलियंस ग्रुप के बीच में एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनता है। अब इस सिन्हालिस ग्रुप का ये कहना है कि दे हैड बीन हिस्टोरिकली, ये जो तमिलियन ग्रुप्स हैं ये हिस्टोरिकली असिस्टेड रहे हैं, प्रोमिनेंट रहे हैं, और हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का रीजन इन दो कम्युनिटीज के बीच में होता है, और फर्दर यही जो हम देखते हैं कि 30 सालों तक इनके बीच में एक सिविल वॉर होता है। अब उस सिविल वॉर का ओरिजिन या डेवलपमेंट्स क्या होता है, क्या कॉजेस थे, वो हम वन बाय वन देखते हैं। तो दोस्तों, इन 1948 जैसे ही श्रीलंका को ब्रिटिशर्स के साथ इंडिपेंडेंस मिलता है, तो वहां पे जब श्रीलंका की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होती है, अब क्योंकि सिन्हालीज ही वहां पे मेजॉरिटी ग्रुप हैं, तो जो गवर्नमेंट भी आती है इन्हीं के वोट बैंक से आई होगी, और जो पॉलिसीज भी डिजाइन करेंगे, जो श्रीलंका की पॉलिसीज भी जो डिसाइड होगी, वो सिन्हालीज के फेवर में ही होगी। अब क्योंकि हिस्टोरिकल डिस्कॉर्ड रहा है सिन्हालीज और श्रीलंकाई तमिल्स के बीच में, तो जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आते हैं जनरली इन्हीं सिन्हालीज के फेवर में आते हैं, जो कि क्वाइट डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। यू कैन सी कि श्रीलंका में जो है 1956 में एक एक्ट पास होता है जिसको सिन्हाला वनली एक्ट बोलते हैं, जिसमें सिन्हालीज को द नेशनल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका डिक्लेयर किया जाता है। और इस एक्ट के थ्रू जो है श्रीलंकाई तमिल्स का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशंस अलोंग विद गवर्नमेंट जॉब्स में आना बहुत ही टफ हो जाता है। तो एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी इन फेवर ऑफ सिन्हालीज जो है श्रीलंका की गवर्नमेंट लेके आती है। बिसाइड्स कुछ और पॉलिसी जैसे कि पर्टिनेंट पॉलिसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन जो श्रीलंका की गवर्नमेंट लेके आती है, और उनका ये जस्टिफिकेशन रहता है कि सिन्हालीज क्योंकि डिसएडवांटेज थे हिस्टोरिकली, तो उनके फेवर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी होती हैं और श्रीलंकाई तमिल्स के फेवर में नहीं होती हैं। तो ये सीरीज ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक डिस्कॉर्ड का रीजन बनते हैं। एंड लेटर इन 1978 जो है श्रीलंका अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करती है, जिसमें एक यूनिटरी गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट होता है। अब यूनिटरी गवर्नमेंट इन द सेंस कि जो भी पावर्स एंड फंक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही एसेंचुएटेड है, रेदर जो भी प्रोविंसेस हैं उनके पास कुछ इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमस पावर नहीं थे, सिर्फ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर्स और फंक्शंस होते हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि सिन्हालीज द्वारा चूज करके आती है, तो जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज अगेंस्ट श्रीलंकाई तमिल्स से वो एक एट्रोसिटी सर्व करते हैं, जिसमें श्रीलंकाई तमिल्स के लिए एक डिस्कंटेंटमेंट क्रिएट होता है। और लेटर इन द स्टेज इसीलिए श्रीलंकाई तमिल्स एक सेपरेट लैंड की डिमांड करते हैं, जिसको तमिल एलम बोलते हैं, राइट। एक सेपरेट लैंड की ये श्रीलंकाई तमिल्स डिमांड करते हैं कि हमारे लिए एक सेपरेट लैंड बना दिया जाए। और इसी इशू की वजह से जो है LTTE का फॉर्मेशन होता है, एक रिबेलियन ग्रुप, तमिलियन ग्रुप्स का एक रिबेलियन ग्रुप फॉर्म होता है, जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर करता है अगेंस्ट श्रीलंका गवर्नमेंट, अगेंस्ट श्रीलंका मिलिट्री, जो कि एक सिविल वॉर के फॉर्म में लेटर इन द स्टेज जो है डेवलप होता है। एंड इन द ईयर 1983 जो है ऑफिशियली वॉर बिगिन हो जाता है, और जुलाई 1983 में जैसे ही वॉर बिगिन होता है उस टाइम को जो है ब्लैक जुलाई बोलते हैं। अब ये वॉर जो है अराउंड 30 सालों तक रेगुलर बेसिस पे होती चली आई। रेगुलर डिस्कॉर्ड होता रहा, ह्यूमन राइट वॉलेशन हुए, मास एट्रोसिटीज हुई, बहुत सारे श्रीलंकाई तमिल्स को मारा गया। एंड लेटर इन द स्टेज 2009 में जाके कहीं ना कहीं ये जो है वॉर का एंड हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द श्रीलंकाई सिविल वॉर। अब हम इसी से रिलेटेड फर्दर डेवलपमेंट जो देखते हैं कि 1983 में जब ये वॉर हुआ, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मेजर से जो है प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया और श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है कुछ मेजर्स लेती हैं, जिससे कि सिविल वॉर एंड हो सके, और उसको जो है हम इंडो श्रीलंका एकॉर्ड बोलते हैं। एंड मोर स्पेसिफिकली क्योंकि ये श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से डील करता है, तो इसे जो है हम 13th अमेंडमेंट बोलते हैं।
तो एज प्रीवियसली डिस्कस कि जो श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है श्रीलंका को एक यूनिटरी गवर्नमेंट बनाया था, यानी कि सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अवेलेबल थी और प्रोविंसेस को कोई भी पावर एंड फंक्शंस नहीं दिए गए थे। तो एक इंडो श्रीलंका एकॉर्ड जो है 1987 में जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है साइन होता है, जिसमें इंडिया के तब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है जयवर्धने होते हैं, जो कि इस एकॉर्ड को साइन करते हैं। और इसमें ये अमेंडमेंट होता है कि जो श्रीलंका की 9 प्रोविंसेस हैं उनमें जो है काउंसिल का स्टेटमेंट, काउंसिल का जो है एस्टेब्लिशमेंट होगा और इन काउंसिल को जो है कुछ ऑटोनॉमस पावर्स और फंक्शंस दिए जाएंगे। अब वो पावर्स एंड फंक्शंस क्या होंगे, जैसे कि कोई मैटर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है या हाउसिंग से रिलेटेड है, इस पे जो है प्रोविंशियल काउंसिल का डिस्क्रिप्शन होगा कि वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म कर सके। बिसाइड्स कुछ और भी प्रोविजंस इस अकॉर्ड के थे, जैसा कि इनिशियली मैंने डिस्कस किया कि सिन्हालास वनली एक्ट में जो है सिन्हालीस को ही सिर्फ नेशनल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बनाया गया था, लेकिन इंडो श्रीलंका ये जो अकॉर्ड के बाद जो है तमिल और इंग्लिश को भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, राइट। एंड बिसाइड्स क्योंकि 1983 में जो सिविल वॉर शुरू हुआ तो उसको जो है सप्रेस करने के लिए जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका है उसमें इमरजेंसी इंपोज कर दी थी श्रीलंका की गवर्नमेंट ने। तो इस अकॉर्ड के बाद इस इमरजेंसी को भी अपलिफ्ट कर दिया गया और जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स उस वॉरफेयर में इन्वॉल्व थे उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि वो पीसफुली जो है सरेंडर कर दें और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जो अपने राइट्स के लिए डिमांड कर रहे थे उनके लिए भी एक एमनेस्टी ग्रांट करने की रिक्वेस्ट की गई। और इस अकॉर्ड का प्रोविजन जो है ड्यूटीफुली जो है इंप्लीमेंट हो, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अंडर गारंटी ली कि ये रेजोल्यूशन जो है ऑन बिहाफ ऑफ श्रीलंकाई तमिल जो है श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है इंप्लीमेंट करेगी। तो यू कैन सी कि ये अकॉर्ड जो है राजीव गांधी और तब के प्राइम मिनिस्टर जयवर्धने के बीच में डील साइन हुआ था, जिसको इंडो श्रीलंका अकॉर्ड बोलते हैं। ये श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है ताकि प्रोविंशियल जो स्टेट्स हैं उनको सर्टेन पावर्स एंड फंक्शंस दे दिए जाएं और उसी को जो है हम 13th अमेंडमेंट बोलते हैं। लेकिन अब इसमें इश्यू और कंसर्न क्या था, राइट, ठीक है। 13th अमेंडमेंट में ये तो प्रोविजन रखा गया कि सारे प्रोविंसेस को, जो 9 प्रोविंसेस ऑफ श्रीलंका हैं, उनको सर्टेन पावर्स एंड फंक्शंस दे दिया जाए, लेकिन इनका ड्यूटीफुली जो है इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ और कुछ और भी इश्यूज एंड कंसर्न्स थे, जैसे कि जो श्रीलंकाई तमिल थे उनका ये कहना था कि जो पावर्स डिवॉल्व की गई हैं वो सफिशिएंट नहीं है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक पावर जैसे हाउसिंग, एजुकेशन जैसे इश्यूज ही सिर्फ डिवॉल्व किए गए हैं। और ऑन द अदर हैंड जो सिन्हालीस, जो मेजॉरिटी ऑफ द श्रीलंकाई पॉपुलेशन, उनका ये कहना था कि अरे यार बहुत सारी पावर्स दे दी गई हैं, इतना नहीं देना चाहिए। और यही जो है हार्डलाइन नेशनलिस्ट जो श्रीलंका के उनका भी यही कहना था कि ये जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो दिया गया है प्रोविंसेस को, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को जो है वीकेन करेगा, राइट। और क्योंकि इसमें जो है इस 13th अमेंडमेंट में जो है इंडिया इन्वॉल्व था, इसको इंडो श्रीलंका अकॉर्ड बोलते हैं। तो जो सिन्हालीस पॉपुलेशन, जो नेटिव्स ऑफ द श्रीलंका है, उनका ये मानना था कि इंडिया द्वारा जो है इम्पोज किया गया है, तो किसी भी फॉरेन फोर्सेस का इन्फ्लुएंस किसी की भी डोमेस्टिक पॉलिटी में कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म लेके आता। तो ये एक कंसर्न था इस अकॉर्ड से रिलेटेड। और बिसाइड्स क्योंकि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका जिसमें श्रीलंकाई तमिल्स रहते थे, उनको भी ये पावर्स डिवॉल्व करना था, वो भी एक प्रोविंसेस का हिस्सा थे, लेकिन ये जो पावर्स हैं ऑन ए नॉर्मल बेसिस ये पावर कभी इन प्रोविंसेस को जो है दिए ही नहीं गए, राइट। ऑन पेपर सिर्फ ये था, जो भी पावर्स मिले वो जो सिन्हालीस का मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप था उन्हीं को मिला। ये जो श्रीलंकाई तमिल थे नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में, उनको ये पावर्स कभी नहीं मिल पाया। यू कैन सी कि जो सिन्हालीस वाला जो प्रोविंसेस था वहां पे रेगुलर इलेक्शंस हुए और जो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट पे वहां पे मतलब कुछ इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाए, राइट। और ये रेगुलर बेसिस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही ये जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका है वो रहा। अब इस पे रीजन क्या दिया गया है कि सिंस 2014 जो है श्रीलंका जो है अपने इलेक्शन का जो मॉड्यूल है उसको चेंज करने की कोशिश में एक हाइब्रिड सिस्टम ले आना चाहती है। तो उनका आर्गुमेंट यही है कि इसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत है और इसीलिए ड्यूली जो है 13th अमेंडमेंट जो है इन्होंने जो है इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो दीज आर द क्वाइट इश्यूज एंड कंसर्न्स
इसी पे जो है 13th अमेंडमेंट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पॉइंट ऑफ इशू एंड कंसर्न है, और इसी 13th अमेंडमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है श्रीलंका के प्रेसिडेंट से अभी रिक्वेस्ट की थी कि ये प्रोविजंस इंप्लीमेंट किए जाएं, ताकि जो श्रीलंकाई तमिल्स हैं उनकी नीड और नेसेसिटी को पूरा किया जा सके, राइट। तो दोस्तों इन शॉर्ट समराइज फॉर्म में अगर हम देखें तो 13th अमेंडमेंट जो है श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, जो कि श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके जो भी पावर्स प्रोविंशियल काउंसिल को दी गई थी उनके इंप्लीमेंटेशन से है। एंड मोर स्पेसिफिक ये श्रीलंकाई तमिल्स के पावर को ड्यूटीफुली इंप्लीमेंट करने का डिस्कशन और डेवलपमेंट्स हो रहा है। तो इसी इशू या मोर स्पेसिफिकली इंडिया और श्रीलंका के बाइलेटरल रिलेशन से जो भी पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो यू कैन सी कि 2019 में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो है एग्जाम हुआ था, जिसमें प्रीलिम्स में इंडिया और श्रीलंका से रिलेटेड एक ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पोजीशन इन द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट। तो मैंने जिसे प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इंडिया और श्रीलंका की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, कौन कौन सी वाटर बॉडीज, कौन कौन से लोकेशन, इन दोनों को सेपरेट करते हैं। तो उसी बेस पे जो है 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको जो नॉर्थ से साउथ जो है इनका अलाइनमेंट बताना है कि गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्टेट या पाक बे कौन नॉर्थ से साउथ जो है लोकेटेड है। यू कैन सी इन द मैप कि पाक स्टेट जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द रीजन है, जो कि इंडियन और श्रीलंकन लैंडमास को सेपरेट करता है। ये नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है। एंड फर्दर जब हम आते हैं तो ये पाक बे है, जो कि इंडिया और श्रीलंका लैंडमास को सेपरेट करता है। इन द लेटर स्टेट जो है गल्फ ऑफ मन्नार। तो इनकी जो नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट कुछ ऐसी है कि पाक स्टेट, पाक बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार। यू कैन सी कि ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पाक स्टेट, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार जो है बे ऑफ बंगाल में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है। तो ऐसे जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन जनरली यूपीएससी कैन आस्क, सो यू नीड टू बी अवेयर कि क्या क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन है। इन मैप्स को जो है रिफाइंड लेवल पे देखना जरूरी है। एंड बिसाइड्स मेंस में हम देखते हैं कि पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन द ईयर 2013 जो है मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी। अब ये डोमेस्टिक फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस जो है फॉरेन पॉलिसी पे, तो मैंने अभी जैसे बोला कि 13th अमेंडमेंट का जो इशू है वो श्रीलंकाई तमिल्स जो कि श्रीलंका में बेस्ड है उनके लिए भी क्वाइट क्रूशियल है। और क्योंकि ये एथनिसिटी से बिलोंग करता है, एथनिसिटी से रिलेटेड इशू है, तो इंडिया का जो तमिल रीजन जो सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट्स हैं उनसे भी क्वाइट कनेक्टेड है। तो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। तो इसी बिहाफ पे 2013 में जो है मेंस में, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। एंड ऑफ द रीसेंट 2022 में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया इज एन एज ओल्ड फील्ड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन द लाइट ऑफ प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। तो ऑफ अ रीसेंट यू सॉ कि श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, गवर्नमेंट की खुद अपनी पेरिकुलर नैरो अप्रोच पॉलिसीज थी जो श्रीलंका की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिसाइड्स कोविड लेड रेस्ट्रिक्शन जो थी वो श्रीलंका की इकोनॉमी को क्वाइट इंपैक्ट किया है। तो क्योंकि श्रीलंका जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से सर्व कर रही थी, तो उसके रेस्क्यू में जो है इंडिया आया था, लाइन ऑफ क्रेडिट दिए थे, बहुत सारे इकोनॉमिक लोन्स दिए थे, और ऐसे जो है लोन्स की जो गारंटी भी इंडिया ने श्रीलंका के बिहाफ पे ली थी, ताकि भी वर्ल्ड नोन जो रिनोन इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जो है श्रीलंका लोन ले सके और अपनी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से उबर सके। तो उसी बिहाफ पे ये जो क्वेश्चन जो है यूपीएससी मेंस में जो है 2022 ईयर में जो है पूछा गया। तो कैन सी दीज आर द क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछती है, और जो हमने अभी डिस्कस किया 13th अमेंडमेंट का इशू कैसे हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। तो होप यू लाइक दिस सेशन जो कि 13th अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ऐसे और वीडियोस हम आपके साथ लेते आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन गुड बाय।